सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट जल्दी से सभी कैडेट्स लाइव आ जाएं। आज से हमारी जो है क्या होगी, डिजिटल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी लोग 7 बजे लाइव आना है। आप सभी को सुबह 7 बजे सभी को लाइव आना है, तो जल्दी से आ जाइए। ठीक है, जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, आपदा प्रबंधन के ऊपर। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने एनसीसी बेसिक कोर्स में जो है इसके बारे में 1-2 वीडियो हमने चलाई थी, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर डिजिटल क्लास में लाओ। तो आज का है हमारा डिजिटल क्लास में। हम आज से जो है अभी हमारी जो भी वीडियोस आएगी वो सारी डिजिटल क्लास में आएगी। ठीक है, तो सिर्फ मैं डिजिटल क्लास में आप सभी के नाम नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ मैं आपके चार्ट्स पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से फटाफट, जितने भी कैडेट्स हमारे डेली के रेगुलर वाले, ठीक है, जिनको भी हमेशा रेगुलर क्लास को आते हैं वो सारे के सारे आ जाइए। ठीक है, अगर आप सभी इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, ठीक है, आप जितने भी बच्चे इसको लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आपका नाम कमेंट करना है। जल्दी से जाओ, जो बच्चा इस वीडियो को लाइव हो जाने के बाद देख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आप सभी का नाम कमेंट करना है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि कितने कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है। ठीक है, कौन कौन कैडेट इस वीडियो को देख रहा है। तो जल्दी जाए, कमेंट बॉक्स नीचे है, वहां पे जल्दी से आपका नाम टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये मुझे पता चल जाएगा। और अपने जो लाइव वाले बच्चे जो सुबह 7 बजे आते हैं वो चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। फटाफट जल्दी से बताओ, क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आपदा किसे कहते हैं। आपदा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा किसे कहते हैं, डिजास्टर किसे कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पहले ये तो समझना होगा डिजास्टर किसे कहते हैं। इसके बारे में तो हमने आपको समझाया था अच्छे से। अगर आप पहले वाली क्लासेस अगर आपने मिस कर दी हो तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, लेकिन तो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपदा किसे कहते हैं। आपदा का अर्थ किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते, इसी को ही हम आपदा कहते हैं। चलिए, आपदा का अर्थ किसी भी प्राकृतिक अथवा मानव रचित दुर्घटना से है जो किसी क्षेत्र में अपार दुख दर्द उत्पन्न कर देती है और जिससे निपटने के लिए स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होते, इसी को ही हम आपदा कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं एक यहां पे बात बता दूं कि भैया आपदा का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपदा का मतलब होता है दुर्घटना। क्या होता है? दुर्घटना। ठीक है, तो दुर्घटना को ही हम आपदा कहते हैं। तो ऐसी दुर्घटना जो दुर्घटना आती है, ठीक है, लेकिन जब भी वो आती है ना तो पूरा सारा क्या कर जाती है, पूरा करके जाती है। क्या कर जाती है? तहस नहस करके जाती है। इसी को ही हम आपदा कहते हैं। देखिए, आपदा जब भी आती है तो किसी को बोल करके नहीं आती है। ठीक है, वो जब भी आती है तो सभी चीजें तहस नहस करके जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपदा आई है। ठीक है, आपदा आई है तो पूरा बाढ़ आई है। ठीक है, बाढ़ आई तो लोगों का पूरा जीवन तहस नहस हो चुका है। ठीक है, इस एरिया में जितने भी लोग रहते थे उनका जो खाने पीने का सामान है, ठीक है, उनके रहने का सामान है, वो सब कुछ चीजें जो है वो जो है पानी में बह गया। मतलब कि आपदा आई, आपदा सब कुछ बहा के ले गई। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप बड़े बड़े बिल्डिंग से कैसे गिर रही है। ठीक है, तो इसी को ही हम आपदा कहते हैं। आपदा का मतलब होता है दुर्घटना। वो ऐसी दुर्घटना ऐसी दुर्घटना जिसमें जो है दुख दर्द होता है और जिसमें जानो माल की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, इसी को ही हम आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदा आती है तब सब कुछ तहस नहस करके जाती है। वो आपदा किसी को बोल करके नहीं आती है, वो आती ऑटोमेटिकली आती है। आपदा एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। आपदा किसके तरह होती है? तो बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। जब आती है और जब भी आती है तो सभी चीजें तहस नहस करके चली जाती है। ठीक है, इसी को ही हम आपदा कहते हैं। ठीक है, आपको जो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दी है मैंने, तो इस डेफिनेशन को आप आपके एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दूसरी डेफिनेशन भी आप यहां पे देखेंगे। तो दूसरी डेफिनेशन है कि प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जानो माल की क्षति होती है वह आपदा कहलाती है। प्राकृतिक अथवा मानवकृत घटनाएं जिनके परिणाम स्वरूप भारी जानो माल की क्षति होती है वह आपदा कहलाती है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है भैया। तो अब ये बिल्डिंग्स पानी में गिर रहे, नीचे गिर रहे, तो इतने बड़ी बिल्डिंग को बनाने में कितने समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे लोग है इस बिल्डिंग के नीचे, बहुत सारे लोग होंगे जो दबे होंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है कुछ लोगों की डेथ होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, जानो माल के आपका नुकसान ही होता है। तो आपदा जब भी आती है तो नुकसान होता है। तो क्या क्या नुकसान होता है, कैसे नुकसान होता है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले आप सभी को आपदा का मीनिंग समझ में आया है या नहीं आया है, ये मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। आपदा एक घटना होती है, एक दुर्घटना होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपदा एक दुर्घटना होती है, जब भी आती है सब कुछ चीजें तहस नहस करके जाती है, इसी को हम आपदा कहते हैं। और यहाँ पे जो आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि तो आप सभी एनसीसी कैडेट को भैया ये आपदा की ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, आपको ये आपदा के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है। ये आपदा, ये जो सिलेबस है डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये टॉपिक है आपके एग्जाम में क्यों रखा गया है, आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है इस डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक का, क्या इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक, ठीक है। ताकि भैया अगर आप भी जो है आसपास के एरिया में अगर आप रहते हो तो आप इनको हेल्प कर सको, ठीक है। उसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा आप सभी को, सभी चीजें एक एक पॉइंट जो है आपके कंसेप्ट आज बना के जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि भैया कौन कौन क्लास है, कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आपदा के कितने प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए आएगा, लिख लो अभी से। 100% श्योरिटी, 100% गारंटी है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, जल्दी से रट लो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। चाहे बी का एग्जाम देने जा रहे हो, सी का देने जा रहे हो, चाहे ए का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। ये तीनों भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपदा कितने प्रकार की होती है, सिंपल सी है, आपदा भैया 2 प्रकार की होती है, आप सभी को ही पता है, ठीक है। एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक क्या होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव रचित आपदा। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव रचित आपदा, जिसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, और दूसरी होती है मैन मेड डिजास्टर। एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव रचित आपदा। तो पहले हम समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा होती क्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा जो है ये प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा जो है ये प्राकृतिक कारणों से घटित होती है भैया, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है, ये नेचुरली आती है, ठीक है। ये आपदाएं नेचुरली आती है, ये किसी को बोल करके नहीं आती है, वो नेचुरली आती है, वो निसर्ग के द्वारा आती है, ठीक है, प्राकृतिक के द्वारा आती है, इसी को ही हम इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से क्या बोलते हैं इसको, आपदाएं आती है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से आपदाएं आती है, उनके नाम क्या है, हम ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा को हम समझ रहे हैं अभी। तो आप सभी जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, इस वीडियो को पूरी तरीके से सीरियसली देखो, क्योंकि अगर आपको अच्छे ग्रेड से पास होना है तो ये एक डिजिटल क्लास है, जो कि आपके जो कंसेप्ट है वह अभी से बने रहे, इसलिए मैंने डिजिटल क्लास लेना शुरू किया है, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए सभी लोग अच्छा फोकस्ड होकर वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आप लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो तो वीडियो को देखें, अगर अभी देख रहे हो तो आप तो सीधा हमारे डेली वाले आप कैडेट्स हो, ठीक है। तो ठीक है, क्या क्या यार भूल जाता हूं कभी कभी। चलिए, तो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में कुछ 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए सभी एक एक वर्ड्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा ये प्राकृतिक कारणों से आती है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वायु संबंधी, ठीक है। जो भी एयर रिलेटेड जो आपदा होती है, कौन कौन सी होती है, एयर रिलेटेड, जैसे कि तूफान है, ठीक है। तूफान है भैया, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो तूफान कैसे आता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तूफान है, उसके बाद में चक्रवात है, चक्रवात, ठीक है। ये सेकंड नंबर की इमेज देख लीजिए, चक्रवात कैसे होता है, ठीक है। फिर बवंडर, बवंडर को तो आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। बवंडर कैसे आता है आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है। उसके बाद समुद्री तूफान, ठीक है। समुद्री तूफान जो समंदर की जो लहरें होती है वो आपस में टकराती है, इधर से उधर, उधर से उधर, ये तेज भागने लगती है, ठीक है। तो ये होती है प्राकृतिक आपदा, जो कि ये होती है वायु संबंधी, वाटर रिलेटेड, ठीक है।
सॉरी वाटर रिलेटेड नहीं है, एयर रिलेटेड होती है, ठीक है, एयर रिलेटेड होती है। तो तूफान, चक्रवात, बवंडर, समुद्री तूफान, ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदा में आते हैं। इन सभी को हम किसमें मानते हैं, इन सभी आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदा में डालते हैं। किसमें, प्राकृतिक आपदाओं में हम इन सभी को डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए कि तूफान एक फिल इन द ब्लैंक्स आपदा है, तूफान एक फिल इन द ब्लैंक्स आपदा है। तो उसका आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्राकृतिक। क्या लिखना पड़ेगा, प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना, सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। ये वीडियो बनाने में ना, ठीक है, ये पीडीएफ बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, पीडीएफ बनाने में ना बहुत मेहनत लगी है। तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसी में अब बात करते हैं जल संबंधी, ठीक है। जल संबंधी कौन सी आपदाएं होती है, ठीक है, जो कि वाटर रिलेटेड कौन सी आपदाएं होती है भैया, बाढ़, ठीक है। बाढ़ आपको पता है कि भैया जब ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कैसे आती है, आप सभी को पता है, ठीक है। जब भी ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कैसे आती है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद में बादल का फटना, देखिए बादल कैसे गरजते, बादल कैसे फटते, कैसी आवाजें आती है, ठीक है, तो वो बादल का फटना। उसके बाद में भारी बारिश, ठीक है, ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद में हिमपात, आप देख सकते हो हिमपात, ठीक है, जो भी जिस भी हिमाचल प्रदेश या जो भी हमारे हिमालय पर्वत के आजू बाजू के एरिया में या शिमला, ऐसे जो प्लेसेस है वहां पे जो घर होते हैं तो उन घरों के ऊपर पूरा हिमपात फैल जाता है। मतलब कि जो बर्फ होता है ना, उसकी पूरी जो हवाएं चलती है बर्फ की जैसी, पूरा उनके घर के ऊपर बर्फ बिछता है, ठीक है, बिछाया जाता है। ये किसके द्वारा बिछाया जाता है, ये हमारे आपके द्वारा नहीं बिछाया जाता है, ये नेचर के द्वारा बिछाया जाता है, नेचुरल बिछाया जाता है, ठीक है। इसी को ही हम हिमपात कहते हैं। उसके बाद में सूखा, ठीक है, सूखा आप देख सकते हो कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं आती है, कभी कभी बारिश ही नहीं आती है। तो बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा, सूखा गिर जाएगा, ठीक है, उस एरिया में अनाज नहीं उगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कैसी सिचुएशन होती है अगर आपके एरिया में अगर पानी नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी क्या बोलते हैं उसे, कंडीशन इतनी बहुत बुरी कंडीशन होती है, ठीक है। फिर बाढ़ आती है तो क्या पूरी बह के ले जाती है। तो आपदा, मैंने पहले ही कहा था कि आपदा जब भी आती है तो क्या करती है, लोगों का नुकसान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो लोगों का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है, 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 ठीक है। ये आपदा इसीलिए ये आपदा जब भी आती है तो सब कुछ लेके चले जाती है, सभी का नुकसान करके चले जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिए सभी लोग, जल संबंधी वाले, ठीक है। उसके बाद अभी बात करेंगे भूमि संबंधी, जिसको हम बोलेंगे लैंड रिलेटेड, ठीक है। भूमि संबंधी में तो इसमें आएगा भूकंप, क्या आएगा, भूकंप है। देख सकते हो आप इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स पूरे गिर रहे हैं भाई, ठीक है, भूकंप देख सकते हो आप। उसके बाद में सुनामी देखो, जो भी समंदर के किनारे पे जो भी घर है, ठीक है, जो भी लोग रहते हैं वहां पे पूरा सुनामी आ रहा है, पूरा समंदर का पानी किस में जा रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है पूरा। हिमस्खलन देखिए, जो बड़े बड़े पहाड़ है वो क्या कर रहे, पिघल रहे, बर्फ जो है पहाड़ों की वो पिघल रही है पूरी, ठीक है। भूस्खलन, जो भूस्खलन हमें जिसे बोलते हैं कि मान लो जमीन का जो हिस्सा होता है वो ऑटोमेटिकली खसकने लग जाता है, ठीक है, जो जमीन का जो हिस्सा होता है वो ऑटोमेटिकली खसकने लग जाता है, गिरने लग जाता है, उसको हम भूस्खलन कहते हैं। आप देख सकते हो ये पिक्चर में आप सभी को दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, जो पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पर्वत से ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, बम, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये सभी पॉइंट्स आप सभी को याद रखना है। भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी को हम क्या कहते हैं भैया, ये सभी को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूं, याद रखिए नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं। तो अभी फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए आपदा 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली तो होती है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा किसके वजह से आती है, तो वो नेचर के तरफ से आती है, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। तो इसमें क्या है, तूफान हो गया, चक्रवात हो गया, बवंडर हो गया, समुद्री तूफान हो गया, ठीक है, ये जो है सभी प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में बाढ़ है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा में क्या आएंगे, बाढ़ है। उसके बाद में बादल का फटना, भारी बारिश, उसके बाद में हिमपात, सूखा गिरना, बाढ़ आना, ये सब कुछ जो है क्या है, वह है सब कुछ क्या है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं।
उसके बाद बात करते हैं भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप है, सुनामी है, हिमस्खलन, ये भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इन सभी को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में इनको हम वर्गीकृत करते हैं, कैटेगराइज हम जो है ये प्राकृतिक आपदा के कैटेगरी में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला टॉपिक। सेकंड वाली जो आपदा होती है, हमने बोला था आपदा के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक आपदा। अब दूसरी जो आपदा होती है उसको हम बोलते हैं मानव रचित आपदा। क्या बोलते हैं? मानव रचित आपदा। ठीक है, मानव रचित आपदा। चलिए इससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ठीक है, इसको तो एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि देखिए, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, मान लो आपका एग्जाम आ रहा है अभी कुछ दिनों में, 2-3 हफ्तों में, वीक में, ठीक है, या 1 महीने के बाद अगर आपका एग्जाम आ रहा है, आपकी पढ़ाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, तो मिशन एनसीसी ने आप लोगों के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। सेम आपका जो पेपर होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका पेपर आता है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा, मेरा एग्जाम तो अब 2-3 दिन 5-6 दिन के बाद आने वाला है, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं, अगर ऐसे कंफ्यूजन में हो तो मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके लिए आप कैसे पेमेंट करोगे। ठीक है, आपको क्या क्या मिलेगा बी सर्टिफिकेट के कोर्स में। अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे 8 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ऐसे आपको टोटल 8 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में इनके 8 आंसर शीट आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, इनके 8 आंसर शीट आपको अलग मिलेंगे। उसके बाद में आपको 2 प्रैक्टिकल मिलेंगे, 2 प्रैक्टिकल पेपर मिलेंगे। जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में समझ में आएगा। और उसके बाद में आपको 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज, टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ना आप आपका बी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, ये यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, आप आराम से आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज है। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो, बी सर्टिफिकेट के कोर्स को, तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के बारे में। तो आपका भी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद एग्जाम है, आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या होता है, अगर पूरा कंफ्यूजन है तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे। तो अब सी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को क्या मिल रहा है, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, और उन 10 क्वेश्चन पेपर के आपको 10 आंसर शीट भी मिलेंगे, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज, टेस्ट और आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार तो आपको जरूर इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाती है कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके जो एग्जाम होता है ना, जो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन एग्जाम में जो रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीसी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई मिशन एनसीसी इस तरह से भेज सकते हो। चलिए अब बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के कोर्स की फीस की। तो इसकी जो फीस है 199 रुपीज है, 199 रुपए इसकी फीस है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि सर अब इन क्वेश्चन पेपर को हम परचेज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर हमको कैसे मिलेंगे, ठीक है सर, पेमेंट कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ चीजें अभी क्लियर करवा दूं। तो पेमेंट के लिए देखिए, पेमेंट मेथड में आप सभी के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप ओके, तो आप सभी के लिए पेमेंट मेथड्स में जो है ये सभी डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई और व्हाट्सएप पे। इन डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो अब जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके जो पेपर है वो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। पेपर की लैंग्वेज हिंदी होंगी और पेपर जो है आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 199 रुपए में, बी सर्टिफिकेट के और सी सर्टिफिकेट के भी 199 में मिल रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आप आपका बी का और सी का एग्जाम आराम से क्लियर करोगे, ये यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि मुझे पास होना है, पढ़ाई नहीं हुई है तो ही करो। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है सिर्फ उन्हीं के लिए, अगर आप ऑलरेडी पढ़े हो, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से क्लियर करोगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर इंटरेस्टेड हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, हाई मिशन एनसीसी आपको भेजना होगा। तो चलिए, और जितना भी मैं आप सभी को ये डेली रोज की क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो सारे के सारे पीडीएफ जो है मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एक मिशन एनसीसी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंड है जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है, ताकि उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो, इसीलिए मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और उन सभी को ये डेली के नोट्स जो है मैं उन सभी को प्रोवाइड करता रहता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हाई मिशन एनसीसी भेज सकते हो, क्वेश्चन पेपर को परचेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहां थे भैया हमारे क्वेश्चन की ओर? ओके, तो अभी हम बात करेंगे मानव रचित आपदा के बारे में। तो मानव रचित आपदाएं कौन सी होती है? ठीक है, ये आपदाएं कौन सी होती है मानव रचित? तो ये आपदाएं मानवीय कारणों से घटित होती है। ठीक है, ये जो आपदाएं वो आपदाएं है ये किसके? तो ये मानवीय कारणों से घटित होती है। ठीक है, ये आपदाएं मानवीय कारणों से घटित होती है। यहाँ पे पूरी जो गलती होती है वो इंसान की गलती होती है, दूसरों की गलती नहीं होती है। ये इंसान की गलतियों की वजह से ये आपदा आती है। ठीक है, इंसान की गलतियों की वजह से ये आपदा आती है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं यातायात दुर्घटनाएं। ठीक है, जो कि एक्सीडेंट्स है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो इसमें सड़क, रेल, वायुयान, जलयान दुर्घटनाएं। ठीक है, ये सारी दुर्घटनाएं देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये एक्सीडेंट कैसे ऑटोमेटिकली होता है क्या एक्सीडेंट? अगर आपका ध्यान अगर चलाने में नहीं है, ड्राइविंग करने में नहीं है, आप शराब पी के ड्राइविंग कर रहे हो या आप रॉन्ग साइड से ड्राइविंग कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, एक इंसान की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एक्सीडेंट कभी नहीं होते। ठीक है, ये ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है आपसे, आपको कुछ ना कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो सकती है, आपको सिग्नल नहीं मिला होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये आपकी गलती से हो रहा है, इसीलिए इसको हम मानव रचित आपदा कहते हैं। मानव रचित आपदा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मानव के द्वारा आपदाएं आ रही है, ये आपदाएं मानव के द्वारा आ रही है, इसीलिए हम इसको मानव रचित आपदाएं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो वायुयान, ठीक है, एरोप्लेन का एक्सीडेंट या और जलयान। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनका एक्सीडेंट होता है, तो ये जो है सभी आप मानव रचित आपदा में ये सभी पॉइंट्स आएंगे। उसके बाद औद्योगिक दुर्घटनाएं। ठीक है, और औद्योगिक दुर्घटनाएं में जैसे कि गैस का रिसाव है, विस्फोट है, तोड़फोड़ है, सुरक्षा में सेंध। ठीक है, आप देख सकते हो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। भैया बड़े बड़े फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। अब आग क्या ऑटोमेटिकली लगती है क्या? कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो, कुछ गलतियां कर रहे हो तो ही आग लगेगी। ठीक है, देख सकते हो बड़े बड़े फैक्ट्रीज पूरे जल के राख हो जाती है। ठीक है, तो गैस, जहां पे गैस होता है वहां पे आग लग जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा भोपाल गैस दुर्घटना। ठीक है, तो ऐसी जो है ये औद्योगिक दुर्घटना है, इसमें गैस का रिसाव, विस्फोट, तोड़फोड़, ये सभी पॉइंट्स आएंगे। इसको हम मानव रचित आपदा कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगना। ठीक है, आग लगना, भवनों की आग, कोयला खानों अथवा तेल रिफाइनरी की आग या जंगलों की आग। ठीक है, जो भवन में आग लगती है, भैया बड़े बड़े घरों में आग लगती है, भवन में आग लगती है, अगर आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो तो ही आग लगेगी। ठीक है, ये कोयला खानों में या पेट्रोल पंप हो रहा हो, या जहां पे तेल रिफाइनरी होता है। ठीक है, रिफाइन किया जाता है। ठीक है, जहां पे पेट्रोलियम्स होते हैं वहां पे आग लगती है, तो ये इंसान की गलती की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, ये जंगल में आग लगती है, तो ये जंगल में आग लगती है तो किसके वजह से लगती है? इंसान के द्वारा। आप सिगरेट पी के, बीड़ी पी के अगर जंगल में माचिस फेंकोगे या सिगरेट को फेंकोगे तो सिंपल सी बात है भैया, आग तो फैल जाएगी पूरी। ठीक है, आप ये छोटी छोटी इंसान की गलतियों की वजह से ये सब कुछ चीजें, ये आपदाएं आ रही है, इसीलिए हम इसको प्राकृतिक आपदा में मानते हैं। ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक आपदा में नहीं, इसको हम जो है किसमें? तो मानव रचित आपदाओं में मानते हैं। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर में मानते हैं। उसके बाद में प्रदूषण। ठीक है, देख सकते हो भोजन है, जल है, वायु है, भूमि है, सभी चीजें। ठीक है, सभी के मैंने फोटोज यहाँ पे नहीं लगाए हैं। तो प्रदूषण आप देख सकते हो, पानी को कितना गंदा हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए धुआं कैसा पूरा आसमान में पूरा बिछ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये सभी चीजें।
तो ये जो है ये सभी चीजें जो है वो इंसान की वजह से हो रही है। ठीक है, इंसान, हर एक इंसान अपने अपने, चलो ठीक है, तो इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसको भी हम जो है वो मानव रचित आपदा में मानते हैं। चलिए, उसके बाद में आतंकवादी गतिविधियां, इसमें बम विस्फोट, गोलीबारी, ये सब कुछ हो रही है। तो भैया ये बम विस्फोट, गोलीबारी भी जो होती है, तो ये भी जो इंसान के द्वारा, बम कौन फोड़ता है? इंसान ही फोड़ रहा है। गोलीबारी कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है। ठीक है, तो ये आपदा आ रही है, तो ये आपदा आएंगी तो क्या होगा? बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब इंसान के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको हम मानव रचित आपदा में मानते हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकी संबंधी, जिसमें कि प्रदूषण है, वायु, जल, ध्वनि, मृदा क्षरण, जैव विविधता का ह्रास, ग्लोबल वार्मिंग, तेल का जहरीला कचरा, परमाणु दुर्घटना, ये सब कुछ जो है ये इंसान की वजह से हो रही है, इसलिए हम इसको मानव रचित आपदा में मानते हैं। उसके बाद में युद्ध संबंधी, पारस्परिक, रासायनिक एवं परमाणु युद्ध। ठीक है, ये सब कुछ जो है हम इन सभी को जो है मानव रचित आपदा में काउंट करते हैं। तो आप सभी को ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि मानव रचित आपदा में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन से घटक आते हैं उसमें। तो सड़क है, रेल है, वायुयान दुर्घटनाएं है, औद्योगिक दुर्घटनाएं, ये सभी चीजें जो है आप इसको और एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको सही तरीके से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे मैं डिफरेंस आप सभी को बता दूं। ठीक है, उनको प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये जो है इनको प्राकृतिक आपदा क्यों कहते हैं? इनको प्राकृतिक आपदा इसलिए कहते हैं, ये नेचर के द्वारा आती है, नेचर के द्वारा आती है, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ये जो है ये इंसान के गलतियों की वजह से आती है। ठीक है, इंसान के गलती की वजह से आती है, इसीलिए हम मानव रचित आपदा कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। ये आपदा के दो प्रकार हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। 10 मार्क के लिए तो पूछा ही गया होगा। ठीक है, 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके बी, सी और ए सर्टिफिकेट के एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना, सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप से बचाव के उपाय लिखो। भैया भूकंप जब आता है तो उससे हमें बचाव के उपाय कैसे? ठीक है, हम किस तरीके से भूकंप से बच सकते हैं? ठीक है, भूकंप से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हम कुछ उपाय करके ना, थोड़ा सा हम पॉसिबिलिटी होती है हमारी कि हम भूकंप से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो भूकंप से बचाव के उपाय क्या है? कि घबराए नहीं, शांत रहे और वह औरों को भी शांत करे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, जब भी भूकंप आता है तो आप सभी को घबराना नहीं है। ठीक है, खुद को शांत रखना है, और जहां पे आप रहोगे दूसरे लोग भी अगर आपके आसपास होते हैं तो उनको भी शांत रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी यहां पे एक सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि मान लो आप किसी भवन में हो। कहां पे हो? आप किसी भवन में हो, किसी बिल्डिंग में हो, किसी मॉल में हो। अगर वहां पे भूकंप आता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, वहां पे भूकंप आता है तो आप क्या करोगे? तो कुछ बेसिक उपाय हैं, ठीक है, आप सभी को वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो आपके बचने के चांसेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दरवाजे की ओर नहीं दौड़ना है। ठीक है, मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में हो, या किसी बिल्डिंग में हो, किसी भवन में हो, तो दरवाजे की ओर नहीं भागना है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्या करते, सीधा भैया भूकंप आया तो चलो भागो दरवाजे की ओर, भागो दरवाजे की ओर, चलो मुझे जाने दो, सबसे पहले मुझे जाने दो, ये कहता है मुझे जाने दो, वो कहता है मुझे जाने दो, पूरा माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं करना है, और वहां पे भीड़ न लगाए। ठीक है, दरवाजे के पास भीड़ भी नहीं लगाना है। चलिए, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। ठीक है, जब भी भूकंप आता है तो मान लो अगर आप 6ठी 7वीं मंजिल पे अगर आप होते हो, आपको नीचे आना है, नीचे के फ्लोर पे, तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि भूकंप आता है तो भैया लिफ्ट भी बीच में लटक जाएगी, तो बीच में ही आपको लिफ्ट में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लाइन चली जाए तो लिफ्ट जो है वो बीच में ही अटक जाएगी, तो लिफ्ट अटक जाएगी तो आप भी लिफ्ट में अटक जाओगे। ठीक है, तो बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो कि सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद खिड़कियों, दर्पणों, शीशों, चिमनियों और हल्के फर्नीचर से दूर रहो। तो जब भी भूकंप आता है तो अगर आपके आजू बाजू पड़ोस में अगर होते कुछ ऐसी हल्की चीजें होती है, जैसे खिड़कियां, दर्पणों, शीशे, ठीक है, चिमनियां, अगर ऐसी हल्के फर्नीचर होती है तो उनसे दूर रहो। ये क्या होता है, वो आपको लगने के चांसेस होती है। अगर शीशा अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, उसके टुकड़े बिखर जाएंगे, और उन शीशे के जो नुकीले जो टुकड़े होते हैं वो आपको कहीं पे भी चुभ सकते हैं। इसलिए उन सभी छोटे और हल्के फर्नीचर से, शीशों से आपको दूर रहना है। उसके बाद में किसी मजबूत लेंटर की छत के नीचे, कमरे के कोने में अथवा मेज
अथवा मजबूत मेज अथवा पलंग के नीचे शरण ले। ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ एक स्थान देखिए, अगर आप किसी भवन में हो तो एक मजबूत छत देखिए, ठीक है, या कोई कमरा देखिए, कमरे का कोना देखिए, ठीक है, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे मजबूती है, तो वहां पे उसके नीचे आपको शरण ले लेना है, चाहे पलंग हो, ठीक है, तो आप उनके नीचे शरण ले सकते हो और भूकंप से बच सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं यहाँ पे जो बातें बता रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ आपको एग्जाम में लिखना ही नहीं है, ये अपनी लाइफ में आप सभी को फॉलो करना है। जो भी मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूं यहाँ पे, ये आप सभी को आपके लाइफ में फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम खत्म हो गया तो ये सारी बातें भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि भैया आप जिस भी एरिया में अगर आप होते हो, ठीक है, मान लो आप जिस भी एरिया में अगर होते हो, ऐसी कभी सिचुएशन तो ना आए। ठीक है, हो सकता है कि अगर वहां पे आजू बाजू में अगर भूकंप आता है, ठीक है, आजू बाजू में मान लो कभी भूकंप आता है, ऐसी सिचुएशन तो ना हो, तो आप जो है आप इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पे उपाय देखे उन उपाय को आप फॉलो कर सकते हो और उन उपाय को फॉलो करके जो है आप जो है भूकंप से बच सकते हो। ठीक है, तो ये सभी आप सभी को फॉलो करना होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन, अगर आप किसी गली में हो, ठीक है, अगर आप किसी गली में हो, टहल रहे हो, ठीक है, अगर भूकंप आता है तो उस समय में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है, आप वहां से कैसे बचोगे। ठीक है, अगर गली में आप हो, भूकंप आया है वहां पे, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। ठीक है, उसके बाद में दौड़ना नहीं है, सीधा भागना नहीं है, सावधानी से खुले स्थान की ओर बढ़ जाना है। ठीक है, जहां पे भी आपको लगता है ओपन प्लेस है तो चलो भाई ओपन प्लेस में चले जाओ। ठीक है, उसके बाद में भवनों, बिजली की तारों, ढलानों, कच्ची दीवारों से दूर रहो। ठीक है, जहां पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे बिजली के पोल है, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, तो आप वहां पे उस आजू बाजू के एरिया में ना रहे, उसको छोड़ के किसी दूसरे एरिया में चले जाओ। हो सकता है कि बिजली की तारें आपके ऊपर गिर जाए तो ना रहो। ठीक है, ढलानों के कच्ची दीवारें होती है वहां पे भी आपको नहीं रहना है। ठीक है, चलिए अगर गली में होते हो तो आपको ये जो है बातें ध्यान रखना है, ये उपाय है भूकंप से बचने के लिए। और उसके बाद अगर मान लो अगर आप किसी गाड़ी में हो, ठीक है, किसी गाड़ी में हो, बाइक चला रहे हो, बाइक मान लो, या कोई कार चला रहे हो, या किसी भी गाड़ी में हो, व्हीकल में हो, तो आपको भूकंप से बचना है तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आपको गाड़ी को आसपास के खुले स्थान में धीरे से रोक देना है। ठीक है, गाड़ी को सबसे पहले तो आप शांत रहे, ठीक है, शांत हो जाए, ठंडे दिमाग से सोचे, गाड़ी को एक खुले स्थान में रख दीजिए। ठीक है, और गाड़ी में सावधानी से बैठ जाओ। ठीक है, सावधानी से बैठ जाओ या खुले मैदान में शरण ले लो, खड़े नहीं रहना है, बैठ जाना है। ठीक है, खड़े रहोगे तो और थोड़ा सा आप ना डरने लग जाओगे, इसलिए अच्छे से चुपचाप बैठ जाओ। अगर भूकंप आता है तो आने दो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, अगर हमें ले जाता है तो ले जाने दो, लेकिन हमें ये प्रिकॉशंस, ये उपाय है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये उपाय है, ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे चांसेस होते हैं कि हम जो है उस भूकंप से बच सके। ठीक है, आई होप कि ये सभी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आई है वो एक बार फिर से वीडियो को देखो, उनको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आज की भी जो क्लास है, हमने आज की क्लास को भी एनसीसी स्पेशल क्लास में जो है हमने इसको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, आज की हमारी जो है अब एनसीसी बेसिक कोर्स जो है वो बंद हो चुका है आज से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर डिजिटल क्लास लेकर आओ, तो सुबह और शाम को हमारी डिजिटल क्लासेस चलेगी दोनों भी समय पे। ठीक है, तो एक सुबह को चलेगी 7 बजे और एक शाम को चलेगी 7 बजे। ठीक है, अब आप सभी ने अगर पूरी वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, आज का तो ये हो सकता है 7 नंबर की क्लास होगी ये। ठीक है, 6 या 7 नंबर की क्लास होगी। अगर आप सभी ने पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे देखो कुछ ही देर बाद पूरी प्लेलिस्ट आएगी, फर्स्ट क्लास से सभी क्लास देख लो। ठीक है, आपका एग्जाम अगर नजदीक आ रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप ये पूरी क्लासेस देख लो, आपका एग्जाम आप आराम से भी क्लियर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो आएगी, अभी नहीं आएगी, कुछ देर टाइम बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है, और जितने भी बच्चे देख रहे हो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग हमेशा ऐसे ही बने रहो। ठीक है, पढ़ो, आगे बढ़ो सभी लोग, बहुत सारे इतने देर से आप सभी बने हो। ठीक है, ऐसे ही सीखो। आई होप कि आपको कुछ नई चीजें आज की क्लास से सीखने को मिली है। ठीक है, तो बिल्कुल, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दो ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, आगे चल के आपको जो है इसी तरह की नई नई वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी कैडेट्स आपके साथ लाइव आ सके और एक माहौल बन सके। ठीक है, सुबह की क्लास का। तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो, मैंने
बताया है, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।